नमस्कार, कैसे हो सभी? सभी फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि किस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है। मीन्स एवरीथिंग इज इन मोशन। हर एक, जैसे आप किसी बस के अंदर बैठे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास बैठा हुआ आदमी रेस्ट में है, बट वही पर्सन आप बस के बाहर यानी किसी बस स्टैंड पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछे जाए तो वो बताएगा कि ये बस ट्रेवल कर रही है, उसी स्पीड से ये बंदा भी ट्रेवल कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, बस के अंदर आप बैठे हो, आप बाहर जो पेड़ होते हैं, खेतों में पेड़, सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, आप उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स एवरीथिंग इज इन रिलेटिव मोशन। एक दूसरे के रिलेटिव वो मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता है। तो उस मोशन को स्टडी करने के लिए मोशन के बारे में हमने जानने की कोशिश की। मोशन ट्रांसलेशन मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है, एक रोलिंग मोशन होती है जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों मोशन होती है। हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं ट्रांसलेशनल मोशन, वो भी 1D 2D 3D, यानी यदि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में लगातार मोशन करता रहे। जैसे ट्रेन की पटरी पर ट्रेन एक सीधी चल सकती है, वो मुड़ नहीं सकती। पटरी मुड़ रही है तो ट्रेन भी उस डायरेक्शन में मुड़ती जाएगी। कहने का मतलब है उस पटरी के अकॉर्डिंग, रेलवे ट्रैक के अकॉर्डिंग वो ट्रेन चलती रहेगी। एक रस्सी है, उसके ऊपर एक चींटी चलती है चलती है चलती है, उसकी मोशन भी हम किस बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने जाना था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कहीं से चला, उसे ये मालूम नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बट वो कहीं पर पहुंच गया, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी उसने पाथ लेंथ कितना क्रॉस किया, कितना किलोमीटर चला, कितना मीटर चला, वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। बट उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की चली गई टोटल डिस्टेंस जो होती है, जैसे आप ऐसे बात करो, आप इस तरह से यहाँ से चले, घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए, यानी ऑब्जेक्ट ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ये फाइनल पॉइंट कहलाएगा। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और आप इस तरह से घूम फिर के आए हो तो इसको बोलेंगे हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस। पाथ लेंथ या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये घूम फिर के जो आने वाला जो पाथ है, यानी इसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पाथ आपने क्रॉस किया, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, यानी आप सीधे यहां से पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, उसे कोई मालूम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें डायरेक्शन आता है, तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में, इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। आपके सामने बहुत ही सिंपल सा एक मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं। किस प्रकार इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को रीड करिएगा। देखिए हम इसमें क्या पूछना चाहता है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में आपको एक जो एक एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, एक एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी आप उस डायरेक्शन में एक एक्सिस जो है एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक्स आई कैप डायरेक्शन को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है, और इधर आपका टाइम गिवन है। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करें, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चला, चलता 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 यहाँ पॉइंट ए पर पहुंच गया। यानी उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में चला है, वो प्यारे बच्चों ये एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है। डायरेक्शन चल रहा है उसका एक ही डायरेक्शन है, चल तो रहा वो एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार चल रहा है, पर वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी 2 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? 4 मीटर। आप ये कह सकते हो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। मैक्सिमम 4 दे रखा है, और माइनस में भी दे रखा है क्या? माइनस में नहीं दे रखा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ओ से चलता है, चलता जाता है, और जब 4 मीटर तक पहुंचता है तो उसे टाइम कितना लगता है? यानी ऑब्जेक्ट ओ, ये ए पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट ए तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है, यानी 2 सेकंड लगता है। प्यारे बच्चों इसको मैं T1 बोल देता हूँ।
2 सेकेंड लगता है। ठीक है, इस ए से चलेगा बी तक पहुंचेगा, यानी ए से बी तक कोई डिस्टेंस है क्या? ये 4 मीटर ही है, बट वो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम 2 सेकेंड से 8 सेकेंड पहुंच गया, पर वो अभी भी 4 मीटर पे है। इट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही जगह पर है, और यहां पर वो कितने समय के लिए रहता है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी ही है, पर पॉइंट ए बी कब बनेगा? टाइम कितना लग जाएगा उसे? 2 से 8 सेकेंड। 2 से 8 सेकेंड मीन्स कितना टाइम वो रेस्ट में रहा? कितने टाइम रेस्ट में रहा? 2 से 8 में, यानी 6 सेकेंड वो रेस्ट में रहा प्यारे बच्चों, यानी 6 सेकेंड वो रेस्ट में रुकता है। चलो आगे और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि B से C पहुंचता है, यानी B से C 4 से वापस 0 आ जाता है, B से C 4 से वापस 0 आ जाता है, वापस यहां पर आ जाता है, ये पॉइंट C कहलाएगा। तो इसे जो वापस टाइम लगता है वो कितना लगता है? 2 सेकेंड वापस लगता है, यानी यहां से यहां जाने में 2 सेकेंड लगता है, यहां से वापस यहां आने में उसे 2 सेकेंड लगता है, पर यहां पर वो कुछ देर के लिए रुकता है, 6 सेकेंड के लिए वो वहां पर रेस्ट करता है, थकान हो जाती है तो ऑब्वियसली वो रुकेगा, परेशान हो जाता है तो रुकना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछना क्या जा रहा है, देखिए आप समझिएगा। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन टाइम। आपसे पूछा है पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर यानी यहां पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा है, बताइए यहाँ पर कहाँ कंफ्यूजन है? हम सीधा सीधा कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बताइए। पॉइंट ए तक पहुंचने में मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना हो गया? पाथ लेंथ कितना है एट पॉइंट ए? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 4 हो गए ना, 4 मीटर, तो इसको मैं बोल सकता हूं 4 मीटर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पॉइंट बी पर डिस्टेंस कितना है? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर ए से बी पर, ए से बी पर बात करें तो ए से बी पर चला तो उसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ी, मीन्स वो वहीं पर ही है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर, बी से सी पर, फ्रॉम बी टू सी, पॉइंट बी टू सी क्या हो जाएगा? बी टू सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी टू सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? B2C में अपने को यहां से यहां चलता है तो वापस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? B से C वापस 4 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर। देखिएगा, अब ओरिजिन से C बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ओरिजिन टू C, ओरिजिन टू C कितना हो जाएगा? ओरिजिन टू C, यानी ओरिजिन कहां पर है, C कहां पर, दो सेम ही है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, ये ओरिजिन से चला यहां पर पहुंचा, यहां से चला वापस यहां पहुंचा, 4 मीटर ये थी, 4 मीटर ये थी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ये प्यारे बच्चों कितने हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से उसे 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही यदि यहाँ पर पॉइंट बी पर बात करें तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा? तो ओरिजिन से, यदि ओरिजिन से मैं इसे बोलूं, ओरिजिन टू बी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 0 मीन्स 4 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट ए पर आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है प्यारे बच्चों, बताइए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट ओ से ए की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है, सेम टू सेम, ये 4, और कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप में है, ये आई कैप में। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस ओ की बी से,
जितना पहले था उतना ही वहीं पर ही है, तो इसको भी मैं क्या बोल दूं 4i कैप। और इसके लिए बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट, ये जहां ओरिजिन था ओरिजिन पे ही पॉइंट सी मिलता है, मींस 0i कैप। यानी अब जहां पहले था वहीं पर वापस पहुंच जाता है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी पॉइंट सी के केस में। पर पॉइंट बी के केस में बात करें तो 4i कैप तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और 4 मीटर हो जाएगी उसकी डिस्टेंस। ऐसे ही पॉइंट ए की बात करें 4 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा, 4i कैप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों स्पीड। एक नाम है वेलोसिटी, दोनों हम साथ साथ पढ़ें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो हम पहले स्पीड देखते हैं। तो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस traveled by an object in a given time interval is called स्पीड। एवरेज स्पीड बोल सकते हो आप इसको, एवरेज स्पीड। प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड का मेरे पास जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे वन डायमेंशनल केस है तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से कोई पॉइंट x1 है, यानी इतना डिस्टेंस चलता है, एक पॉइंट है मेरे पास x2 है। यदि मैं कहता हूं कि टाइम t1 पर वो x1 पर है, टाइम t2 पर x2 पर है, यदि t2 माइनस t1 टाइम जो इंटरवल है इसके अंदर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, टाइम क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना पाथ लेंथ है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को कवर करने के लिए उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब प्यारे बच्चों इसको लिखने का अंदाज क्या होगा, आपको मालूम है मैथमेटिक्स में हम किस प्रकार लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार एक एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमने किस प्रकार, जैसे एक ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ ओरिजिन से ये जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इस प्रकार ट्रेवल कर रहा है, सपोज 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इस प्रकार मीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें भी आप लेना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर टाइम के साथ ये पार्टिकल चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन पर, सपोज t1 पर ये t1 समय में ये x1 पर है, t2 समय पर ये x2 पर है, तो इसके लिए मैं जो एवरेज स्पीड लेने वाला हूँ, एवरेज जो स्पीड आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यानी x में जो चेंज है उसको मैंने डेल x, और टाइम में जो चेंज है उसको मैंने डेल t बोल दिया। ये मेरा क्या कहलाएगा एवरेज स्पीड। यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, आई कैप जे कैप हम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों अब यदि मुझे इसे डिफाइन करना पड़े, यानी यहाँ पर इसकी मैं यदि यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाती है वो मीटर में, समय आता है सेकंड में। यदि इसकी मैं डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, मीटर का मैं लिखूंगा L⁴
और टाइम का लिखूंगा टी टू पावर वन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल टू पावर वन टी टू पावर माइनस वन, और ऊपर आ जाएगा एम टू पावर जीरो एल टू पावर वन टी टू पावर माइनस वन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारी एवरेज स्पीड। इसी प्रकार यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल, उसको हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड। यदि इस स्पीड को यदि किसी इंस्टेंट पे मैं देखना चाहूं तो मेरे पास जो डेफिनेशन आने वाली है प्यारे बच्चों, उसे मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप सभी जानते हैं कि कोई भी जस्ट अभी, जस्ट इंस्टेंट पर, यानी स्पीड, द स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा INST इंस्टेंट। इसको किसी इंस्टेंट पे, यानी मुझे क्या लगाना पड़ेगा लिमिट लगाना पड़ेगा, और जो मैंने टाइम इंटरवल लिया है उसको मैंने जीरो के नजदीक, जीरो नहीं रखेंगे, टाइम इंटरवल बहुत ही कम रखेंगे, यानी मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में रखेंगे। तो ये जो मेरा डेफिनेशन था जो एवरेज स्पीड का था वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का बन जाएगा, यानी किसी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी उसके लिए मैं इस तरह से यूज करने वाला। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसको लिखने का अंदाज क्या होगा, यानी ये dx अपॉन dt में लिखा जाएगा। यदि आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस के लिए हम चार सिंबल्स का यूज करते हैं, सारे डेल ऑपरेटर्स होते हैं। इस तरह से हम ये चारों सिंबल यूज करते हैं। यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस है उस फिजिकल क्वांटिटी में तो ये सिंबल यूज करते हैं, यदि उससे कम है तो ये, बहुत ही कम है इंस्टेंट की बात करते हैं तो ये, और उससे भी कम है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं डेबर, डेबर डी डेल डेल डेल। इस तरह से ये चारों ऑपरेटर डेली ऑपरेटर है, यानी ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जरूरी नहीं है आपने टाइम ही लेना है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, मास, एवरीथिंग, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो उसमें यदि चेंज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मैथमेटिकली चेंज को लिखना चाहते हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी से पहले ये ऑपरेटर लिखना पड़ता है। यदि बहुत ज़्यादा चेंज है तो उसको हम इस ऑपरेटर को लगाकर उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे। जैसे फोर्स में चेंज है तो यदि बहुत ज़्यादा चेंज है तो ऐसे, उससे कम चेंज है तो डेल एफ, उससे कम चेंज है तो डेल एफ डी एफ, और उससे भी कम चेंज है तो डी। इस तरह से चारों ऑपरेटर्स को हम उस फिजिकल क्वांटिटी पर, रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी पर हम लगा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं जो डेफिनेशन बताने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट in a given time interval of an object is called average velocity। प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन है, इससे ये एक्स एक्सिस है, ये आई कैप को रिप्रेजेंट करने वाला है, आई कैप, और इधर सपोज ये x1 पोजीशन है, ये x2 है, और ये टाइम t1 पर है, ये टाइम t2 पर है। यदि मैं इसके वेलोसिटी की बात करूं तो प्यारे बच्चों, इसकी वेलोसिटी को किस प्रकार लिखूंगा? इसके वेलोसिटी को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी वेलोसिटी को लिखने के लिए मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा, और साथ ही साथ वही बात x2 माइनस x1, साथ में आई कैप लिखना पड़ेगा t2 माइनस
51। बस अंतर ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। ऑब्वियसली हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। यदि x1 x2 वापस मुड़कर आ जाए तो उसके एग्जाम्पल हमने देखे, उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यानी डेल x वेक्टर बोल सकता हूँ, डेल x अपॉन डेल टी, ये मेरा कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। वेक्टर लिखो इसके ऊपर। यदि मुझे इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़े तो प्यारे बच्चों यही डेफिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द object is called instantaneous velocity। इसको लिखेंगे कैसे, v इंस्टेंट साथ में वेक्टर लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल x अपॉन डेल t। एवरेज जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, वो एवरेज वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब, जब टाइम इंटरवल जो है बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। तो मैंने आपको अभी बताया ये सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dt में। dx वेक्टर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी मेरे पास प्यारे बच्चों, वेलोसिटी आ जाएगी। यदि इसे मुझे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़े, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम है, ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो इसका किसी इंस्टेंट पर, इसका जैसे इस पॉइंट पर, इस टाइम पर मुझे इस टाइम t1 पर यदि मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और वो टेंजेंट यानी स्लोप जो है, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx अपॉन dt को रिप्रेजेंट करेगा और वो बताएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अब हमने जाना क्या एवरेज, क्या वेलोसिटी होती है, क्या स्पीड होती है, क्या एवरेज स्पीड होती है, क्या एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से हमने जाना। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया। नेक्स्ट सेशन में हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, साथ ही हम एक्सेलरेशन पर भी कुछ स्टडी करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो आसमान में कितने समय तक रहने वाला है, वो किस स्पीड से जाने वाला है, उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, जब वो हमारे हाथ में वापस आएगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। यानी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके द्वारा हमें मिलने वाली है। यानी ऑब्जेक्ट को हवा में कितनी देर हम रख सकते हैं, हमारे पास वो सारी की सारी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यदि हम आसमान से ऊपर से जंप करें, एक कैप्सूल में चले जाए, कैप्सूल में जाकर वहाँ हेलीकॉप्टर से उस कैप्सूल से मेरे को नीचे फेंक दिया जाए तो मुझे किस स्पीड से नीचे टकराना पड़ेगा, यानी मेरे वेलोसिटी जब मैं टकराऊंगा नीचे तो क्या होने वाली है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसके बाद में जानेंगे। यूनिफॉर्म इक्वेशन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस है प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नीट आईआईटी की बात करो तो उनको तो बात ही छोड़ो आप, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी की कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, वो कहाँ काम आती है, कहाँ अप्लीकेबल है, सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर कौन सी जगह है। उन इक्वेशंस को, तीन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, पर आपको ये नहीं मालूम कि उसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम वो सब कुछ करने वाले हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आपको सुनकर ताजुब होगा कि हम ये भी जानने वाले हैं कि यहाँ से मैंने किसी पत्थर को फेंका, गेंद को फेंका तो वो आसमान में कितने हाइट पर जाने वाली है, कितने समय बाद में वो मेरे हाथ में आने वाली है, यानी तब तक मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ। ये इतनी सारी अनगिनत प्रेडिक्शंस जो है वो सब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, जोर शोर से बने रहिएगा, फिजिक्स को शानदार जानदार तरीके से पढ़ता रहिएगा। आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी प्यारे बच्चों। युवा वैज्ञानिकों, आपकी एनर्जी की वजह से
आप देश का नाम रोशन होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। आप अपने प्यारे साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सको। जय हिंद, शुक्रिया।